मुंबई में है ससुराल। और बताओ रोशनी, तेरे गंगानगर में कुछ बदला या आज भी वैसा का वैसा ही है? वैसा का वैसा क्यों होगा? गंगानगर अब वो पहले वाला गंगानगर नहीं रहा जहाँ तू 20 साल पहले रहा करती थी। गंगानगर में अब तो मॉल है, थिएटर है, बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम है, हर वो चीज़ है जो तुम सो कोल्ड बड़े शहर वालों को चाहिए होती है। देख कर दीना तूने वही छोटे शहर के लोगों जैसी बातें। अरे रोशनी, कोई शहर मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बड़ा नहीं होता, वहाँ पर रहने वाले लोगों की सोच से बड़ा होता है। और तेरा ये गंगानगर जो है ना, जैसा 20 साल पहले था, सोच में आज भी वैसा का वैसा ही है। अरे मैं भूल गई हूँ क्या? सड़क पर जीन्स पहन कर निकल जाओ तो देखने वाले लोग आंखों से ही पूरी बॉडी का एक्सरे कर डालते हैं। और एक हमारे बड़े शहर में, वहाँ पर आपने क्या पहना है, किसके साथ घूम रहे हो, कब आओगे, कब जाओगे, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। हर इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने में यकीन रखता है। और हमारे मुंबई की तो खैर बात ही कुछ और है। अरे लोग सपने देखते हैं यहाँ आने के लिए। मुंबई आने के बाद ना ज़िंदगी सफल हो जाती है लोगों की। मेरी मान, तू भी साहिल को बोल कि किसी बड़े शहर में जॉब के लिए अप्लाई करे। कब तक छोटे से गंगानगर में पड़े रहोगे तुम लोग? बाहर निकालो उस कुएं से, तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि दुनिया कितनी बड़ी और चमकीली है। वरना कुएं के अंदर बैठे बैठे अपना कुआं सारी दुनिया से अच्छा ही लगता है। रोशनी की सहेली ने रोशनी के जख्मों पर जैसे नमक छिड़क दिया था। हालांकि रोशनी ने कोशिश तो बहुत करी थी ये दिखाने की कि वो अपने गंगानगर में कितनी खुश है, लेकिन सच तो यही था कि रोशनी देवी को गंगानगर में रहने की कोई इच्छा नहीं थी। शादी के समय साहिल के माता पिता एक छोटे से कस्बे में रहते थे। वहाँ उनका अपना बड़ा मकान था, लेकिन बच्चों की खुशी को देखते हुए वो लोग अब शहर में एक फ्लैट लेकर वहाँ पर रहने लगे थे। साहिल की भी एक अच्छी नौकरी थी। कुल मिलाकर रोशनी की ज़िंदगी में ऐसी कोई कमी नहीं थी जिसकी वजह से उसे परेशान होना पड़े। लेकिन ईर्ष्या और दूसरों के घर की चमक में अंधे होकर अपना घर फूंकने वाली वो कोई पहली तो है नहीं। शाम के समय, क्या है साहिल, परेशान हो गई हूँ मैं इस फ्लैट से। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस घटिया जगह से। अरे क्या हुआ भाई, ऐसे क्या दिक्कत हो गई इस फ्लैट से तुम्हें? अच्छा खासा फ्लैट है, लोकेलिटी अच्छी है। क्या अच्छाई नज़र आ रही है तुम्हें इस फ्लैट में? 2 दिन से मेरे बाथरूम का नल लीक हो रहा है और ये बाथरूम का सिस्टम हर दूसरे महीने टैप टैप टपकना शुरू कर देता है। रोशनी, तुम बिना बात में ना इरिटेट होने लगती हो। एक बात बताओ, घर में 3 बाथरूम है। अगर तुम्हारे बाथरूम में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा बाथरूम यूज़ कर लो, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? और वैसे भी लैंडलॉर्ड को कॉल कर दिया है, 1-2 दिन में ठीक करवा देगा। तुम्हें अच्छे से पता है साहिल, मैं किसी का बाथरूम यूज़ नहीं कर सकती। अरे तुम तो बाथरूम के नाम पर ऐसे उखड़ रही हो जैसे बाथरूम ना हुआ तुम्हारा पति हो गया, जिसे तुम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। वेरी बैड जोक। साहिल, मैं अपनी सारी ज़िंदगी ना इस किराए के मकान में और ख़ास तौर से इस सिटी में तो नहीं बिताने वाली। मुझे समझ में नहीं आता रोशनी, क्या औरत हो तुम? प्रॉब्लम क्या है भाई तुम्हारी? अच्छी खासी नौकरी है मेरी, हमारे बजट में ठीक ठाक सा 3 BHK फ्लैट मिल गया है, किसी चीज़ की कोई चिकचिक बासी नहीं। लेकिन तुम्हें पता नहीं ज़िंदगी से क्या चाहिए, हर समय चिड़चिड़ करती रहती हो। हाँ करती हूँ मैं चिक, क्योंकि मुझे ना ऐसी स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। इस छोटे से शहर में 3 BHK के फ्लैट में रहकर अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती मैं। रोशनी के रोज़ रोज़ के तानों से परेशान होकर साहिल मकान मालिक को फ़ोन घुमा देता है। हर चीज़ के लिए मकान मालिक को फ़ोन घुमाना अच्छा लगता है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में आपके नल और इलेक्ट्रिक वायर ठीक करने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा। कभी ये कंप्लेंट, कभी वो कंप्लेंट, और जब मैं किराया बढ़ाने की बात करता हूँ तो आपके 36 तरह के बहाने सामने आ जाते। देखो साफ साफ सुन लो, मैं अब 20% किराया बढ़ाने वाला हूँ। आपको जमता है तो ठीक है, वरना आप मेरा फ्लैट खाली कर सकते हो। मकान मालिक की बातें सुनने के बाद अब तो साहिल का भी थोड़ा दिमाग गर्म हो गया था। ठीक कहती हो रोशनी तुम, ये छोटे शहर के लोगों को बात करने की तमीज़ ही नहीं होती। बड़ा भाव खा रहा है मकान मालिक, कह रहा है 20% किराया बढ़ाओ वरना मकान खाली कर दो। देख लिया इस शहर के लोगों का स्टैंडर्ड तुमने। अरे छोटे लोग, छोटी सोच। जब तक हम इस छोटे से शहर में रहते रहेंगे ना, ऐसे लोगों के साथ ही डील करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें बताया, मेरी वो फ्रेंड थी ममता, उसके हस्बैंड ने मुंबई में जॉब पकड़ी है। अब तुम ही सोच लो, कहाँ मुंबई शहर और कहाँ हमारा ये छोटा सा शहर। फिलहाल तो एक नया ड्रामा जुड़ गया है ज़िंदगी में। अब कल से ही मकान ढूंढने का सिलसिला एक बार फिर से चालू करना पड़ेगा। हमारी लाइफ में तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है यार। वही शहर की गलियां, वही चौराहे, वही बोरिंग लोग और उनकी छोटी सोच। तुम ठीक कह रही हो रोशनी, अब तो तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमें लाइफ में चेंज की ज़रूरत है। मैं ऐसा करता हूँ, मुंबई में जॉब के लिए अप्लाई कर देता हूँ,
अगर मेरी उधर जॉब हो जाए तो इस शहर को और इस लोकेलिटी को छोड़कर हम भी दूर निकल जाएंगे। साहिल जॉब के लिए अप्लाई कर देता है और वाकई कुछ ही दिनों में मुंबई में उसे गंगानगर से 15,000 एक्स्ट्रा सैलरी के साथ जॉब का ऑफर भी मिल जाता है। बहुत बड़ी खुशखबरी है रोशनी, मुंबई में मुझे 70,000 सैलरी पर जॉब मिल गई है। अब बस बहुत हो गया किराए के मकान का टेंशन। मुंबई जाकर अपना खुद का फ्लैट लेकर रहेंगे हम। बोलो क्या बोलती हो? लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा? और माँ बाबूजी वो तैयार हो जाएंगे क्या अपना शहर छोड़ने के लिए? हाँ थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उन्हें मनाने की। साहिल और रोशनी ने मुंबई जाने के लिए कमर कस ली थी। साहिल अपने ऑफिस में रिज़ाइन करने के बाद रोशनी और अपने माँ पापा सहित मुंबई के लिए निकल जाता है। थैंक यू बाबूजी, आपने अपने रिटायरमेंट का पैसा मुझे देकर बहुत अच्छा किया। अब ये रोज़ रोज़ किराए का मकान बदलने का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। और फिर इतने बड़े शहर में जा रहे हैं हम लोग, वहाँ जाने के बाद तो अब सेटल होना ही है। शहर या मकान चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक बार में ही कोई अच्छा सा घर देखकर उसी में सेटल हो जाएंगे। मैंने भी कुछ पैसा जोड़ कर रखा है, सब कुछ मिला जुला कर एक अच्छा मकान मिल ही जाएगा। साहिल और रोशनी मुंबई शहर के लिए बहुत एक्साइटेड थे। मुंबई पहुंचने के बाद 1-2 दिन तो वो होटल में बिता लेते हैं, लेकिन उसी के साथ 1-2 एजेंट के साथ मकान के लिए बातचीत भी चलाते हैं। हाँ तो भाई साहब, कैसा मकान चाहिए आपको? देखो भैया, कम से कम 3 BHK तो हो। हमारे मम्मी पापा भी साथ में रहने वाले हैं, तो उनके लिए भी एक सेपरेट कमरे की ज़रूरत पड़ेगी। एक रूम हमारा और कम से कम एक कमरा गेस्ट के लिए तो होना ही चाहिए। ठीक है सर, आप कल सुबह 9 बजे आ जाइए, मैं आपको 3 BHK फ्लैट दिखा देता हूँ। और हाँ भाई साहब, 2-3 करोड़ से स्टार्ट होंगे फ्लैट्स के प्राइस, इतना तो चलेगा ना आपको? हाँ, फ्लैट की प्राइस सुनकर रोशनी और साहिल के तो होश ही उड़ गए। अब वो मैं क्या सोच रहा था भैया, आप हमें रेंट के लिए फ़्लैट दिखा दो ना, खरीदने के बारे में हम लोग बाद में सोच लेंगे। अगले दिन रोशनी और साहिल एजेंट के साथ मकान देखने पहुंच जाते हैं। साहिल, कैसा एजेंट बुक कर लिया तुमने? देखो ना कितने कंजेस्टेड से फ्लैट दिखा रहा है ये। इतने छोटे छोटे रूम हैं, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। कैसे इतने छोटे से घर में रह पाएंगे हम लोग? तुम बोलो ना इन्हें थोड़ा स्पेशियस सा मकान दिखाए जो थोड़ा हवादार हो। इतना छोटा सा फ्लैट मुझे तो एकदम पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं भाभी जी, ये कोई मुंबई का आखिरी फ्लैट थोड़ी ना है। अभी तो मैं आपको और भी कई फ्लैट दिखाने वाला हूँ, आप बस देखते जाओ। एजेंट एक के बाद एक रोशनी और साहिल को कई फ्लैट दिखाता है, लेकिन हर फ्लैट में एक ही समस्या थी। फ्लैट इतने छोटे थे कि रोशनी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। देखो मैडम, आपने 3 BHK फ्लैट के लिए बोला था। अब ये एवरेज 3 BHK तो इसी टाइप का मिलेगा। इसका रेंट वही 85 के आसपास होगा। बाकी अगर आपको थोड़े बड़े और स्पेशल टाइप के फ्लैट देखना है तो फिर 1-1.5 लाख तक किराया पड़ेगा। चलेगा ना आपको? क्या कहा? 1.5 लाख रुपए किराया, वो भी 1 महीने का? हाँ मैडम, अब जैसा फ्लैट आप मांग रहे हो ना, वो कम से कम 1.5 लाख से शुरू होगा, ऊपर भी जा सकता है। जितना स्टाइलिश फ्लैट होगा, जितनी बड़ी सोसाइटी होगी, फैसिलिटीज़, उसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ता जाएगा। रोशनी, जिन फ्लैट को तुम बहुत छोटा बता रही हो ना, हमारे बजट से तो वो भी बाहर है। जब किराया इतना है तो ऐसा करते हैं 3 BHK की जगह 2 BHK की बात करते हैं। देखो भैया, ऐसा करो, ये 3 BHK छोड़ो, आप हमें 2 BHK दिखा दो। मुझे ऐसा लगता है कौन सा रोज़ रोज़ मेहमान आने वाले हैं। अब मुंबई जैसी जगह पर एक कमरा मेहमानों के स्वागत में खाली छोड़ने का कोई तुक भी नहीं बनता। आप हमें 2 BHK दिखा दो ना, मेहमान आएंगे तो हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है सर, आप चलो, एक फ्लैट खाली है, आप उसे देख लो। बाकी लगभग नक्शा सबका एक ही जैसा होता है, थोड़ा बहुत लोकेलिटी का फ़र्क पड़ेगा बस। एजेंट ले जाकर उन्हें 2 BHK का फ्लैट दिखाता है। ये तो बहुत छोटा है, वैसे इसका रेट कितना होगा? 60,000 के लगभग होगा मैडम। साहिल, मुझे ऐसा लगता है कि हमें आउटसाइडर समझ के ना लूट रहा है ये एजेंट। अरे इतना हाई फाई रेंट कहाँ होता है? और फ्लैट की हालत तो देखो, और रेंट आपस में कोई मैच ही नहीं है। हम ऐसा करते हैं, कोई और एजेंट दिखते हैं, इसको तुम मना कर दो। साहिल और रोशनी एजेंट को फ्लैट पसंद नहीं आया ऐसा कहकर मना कर देते हैं और फिर किसी दूसरे एजेंट के साथ फ्लैट देखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन 1-2 दिन तक मुंबई के अलग अलग एरिया में धक्के खाने के बाद उन्हें समझ में आ गया था कि मुंबई में एवरेज रेंट इतना ही है। देखो रोशनी, 60,000 किराया देने का बजट नहीं है मेरा। 60,000 किराए में उड़ा देंगे तो खाएंगे क्या? साहिल और रोशनी के उतरे हुए चेहरे को देखकर एजेंट उनके मन की बात समझ जाता है। अरे सर, मैं सब समझ गया, अब बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मैं आपको एकदम आपके बजट में A1 जगह दिखाता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं होगी आपको।
और मुझे पता है कि नज़र में पसंद भी आ जाएगा। एजेंट की बात सुनकर साहिल और रोशनी की थोड़ी सी सांस में सांस आ गई थी। देखो सर, ये मुंबई शहर है, होता है इधर बाहर से आने वाले लोगों को ना आइडिया ही नहीं होता कि इधर महंगाई कौन से लेवल पर चल रही है। अब एक मिडिल क्लास आदमी अपनी सारी सैलरी मकान का रेंट भरने में खर्च कर देगा तो खाएगा क्या। ऐसे लोगों के लिए सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ है इधर का चौल। और ये चौल ना सिर्फ नाम का चौल है, अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते इधर, कोई टेंशन नहीं सर, आप आराम से फैमिली के साथ रहो, एकदम पारिवारिक माहौल मिलेगा आपको। एजेंट की बात सुनकर साहिल और रोशनी को समझ में आ गया था कि वो ठीक ही कह रहा है। उनका बजट उन्हें सिर्फ चौल में ही रहने की परमिशन देता है, क्योंकि सेपरेट फ्लैट लेकर रहना उनके बजट से बिल्कुल बाहर था। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो है, पर मुझे उम्मीद है आप मैनेज कर लोगे। ये चौल है ना, इनमें सेपरेट टॉयलेट बाथरूम नहीं होता, पूरे चौल का एक ही कंबाइंड वॉशरूम होता है, इसलिए सुबह में थोड़ा टाइम से उठने का। और हाँ, बाकी और कोई लफड़ा नहीं होगा, आप आराम से इधर रह सकते हो। कोई बात नहीं साहिल, हम इतने बड़े शहर में रह रहे हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। अगले दिन सुबह रोशनी, मुझे फ्रेश होना है, नई नई जॉब है, ऑफिस भी टाइम से पहुंचना है, लेकिन वॉशरूम के बाहर तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम जाकर एक बार थोड़ा रिक्वेस्ट करने की कोशिश करो ना, सब अपने ही लोग हैं, मान जाएंगे। अब भाई साहब, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, प्लीज़ मैं पहले बाथरूम यूज़ कर लूँ, और मुझसे ना कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। लाइन में लगा हुआ आदमी कहता है, ए हलकट, तो अपने को डेढ़ सियाना समझता है क्या? अपन लोग इधर के अमिताभ बच्चन को देखने के लिए लाइन लगा कर खड़े हैं। चल पीछे जाकर लाइन में लग जा चुपचाप, आया पड़ा इमरजेंसी वाला। लगभग 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बाद साहिल का बाथरूम जाने का नंबर आया, और जब तक वो ऑफिस पहुंचा, ऑब्वियसली लेट तो हो ही चुका था, इसलिए पहले ही दिन उसे बॉस से डांट सुननी पड़ती है शाम को। क्या बात है, तुम आज नहाई नहीं हो क्या? क्या उलिया बना रखा है? क्या बताऊँ साहिल, तुम्हें पता है ना, मैं अपना वॉशरूम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। बहुत हिम्मत करके मैं गई थी, लेकिन इतना गंदा था ना बाथरूम, मैं वहाँ से उल्टे पाँव लौट आई। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती साहिल। देखो रोशनी, बड़े शहर में रहने की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। अब ये नखरा छोड़ो और इसी माहौल में ढलने की धीरे धीरे आदत डाल लो। मैंने आज से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, कल जाकर बच्चों के एडमिशन की भी बात कर लेते हैं। रोशनी और साहिल एक के बाद एक स्कूल में ट्राई कर रहे थे, लेकिन स्कूलों की हाई फाई फीस और खर्चे देखकर उनके होश ठिकाने आ गए थे। तुम देख रही हो रोशनी, स्कूलों में तो एडमिशन के नाम पर इतनी मोटी रकम मांग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि 1 साल की पूरी सैलरी इन स्कूल वालों को ही देनी पड़ेगी। अरे मुंबई जैसे शहर में तो एक बच्चे को पालना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ का एवरेज स्कूल का खर्चा हमारे शहर के अच्छे स्कूल से भी ज़्यादा है। हालांकि मुंबई जैसे शहर में हर छोटी बड़ी चीज़ के साथ एडजस्ट करने में रोशनी और साहिल को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि अभी तो दिक्कतें बस शुरू हुई है। अभी यहाँ आए कुछ दिन बीते थे कि अचानक एक दिन ज़ोरों की बरसात शुरू हो जाती है। बारिश जो एक बार शुरू होती है रुकने का नाम ही नहीं लेती। साहिल, घर का राशन ख़त्म हो गया है और बाहर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी बारिश में समझ में नहीं आ रहा घर से बाहर निकले तो निकले कैसे। अरे ये मुंबई की बारिश है, एक बार शुरू होती है ना तो इतनी आसानी से रुकती नहीं है। अब मुंबई आ गई हो तो यहाँ के रंग में ढलना सीख लो। मुंबई की ज़िंदगी बारिश से रुकती नहीं, अपना काम करते रहने का बस। मुझे लग रहा है पड़ोसन एकदम ठीक कह रही है। मैं बाज़ार जाकर सामान लेकर आती हूँ। ऐसे कैसे काम चलेगा? बारिश अगर 5 दिन तक नहीं रुकेगी तो 5 दिन सब कुछ छोड़कर तो नहीं बैठ सकते। रोशनी मूसलाधार बारिश के बीच में किसी तरह बाजार जाती है और सामान लेकर आती है। क्योंकि उसे इतनी तेज़ बारिश में बाहर निकलने का और काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। शाम के समय परेशान हो गया हूँ यार इस लोकल ट्रेन में सफ़र करके। इतनी भीड़ होती है ना, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस भीड़ में दब के मेरा दम ही ना निकल जाए। मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ देखकर मुझे ना चक्कर आने लगते हैं अब तो। किसने कहा है आपको लोकल ट्रेन में धक्के खाने के लिए? ऑटो से चले जाया करो ना आप, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कल से लोकल ट्रेन में जाने की। अरे हमें नहीं है आदत इतनी भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की करते हुए सफ़र करने की। कोई बात नहीं, अब इतना भी पैसा बचाने की ज़रूरत नहीं है आपको। रोशनी के बार बार समझाने पर अगले ही दिन से साहिल टैक्सी से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये क्या, पहले ही दिन मुंबई के ट्रैफिक जाम में फंसकर उसकी हालत और भी बुरी हो गई थी 2 दिन बाद। अरे रोशनी, ये कैब से ऑफिस जाने का आइडिया तो लोकल ट्रेन से भी बेकार है। इतना तगड़ा जाम लगता है मुंबई की सड़कों पर, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अपने गंगानगर में तो 10 मिनट के लिए भी गाड़ी सड़क पर रुक जाए तो लोग हाय तौबा मचा देते हैं, और यहाँ तो 1-1 घंटा गाड़ी जाम में ही खड़ी रह जाती है। जब से मुंबई आया हूँ ना, एक भी दिन ऑफिस में मन लगाकर नहीं काम कर पाया हूँ।
कभी बारिश का स्ट्रगल, कभी ट्रैफिक का, कभी मुंबई की लोकल ट्रेन में धक्के खाने का स्ट्रेस, तो कभी 1 घंटा टॉयलेट की लाइन में खड़े होने का गुस्सा। अरे कितनी बार तो बिना फ्रेश हुए और नहाए ही ऑफिस जाना पड़ता है। क्या लाइफ हो गई है हमारी, क्या क्या सोचा था हमने और कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। बड़े शहरों में अच्छी ज़िंदगी सिर्फ वही लोग जी सकते हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा हो। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग तो सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं। बड़े शहर के मज़े तो तभी लेंगे ना जब इस स्ट्रगल से ऊपर उठेंगे। मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बिना कुछ सोचे समझे दूसरों की बातों में आकर मैंने ही आपको मजबूर किया कि हम अपना शहर छोड़कर यहाँ मुंबई में आ जाएं। मेरी बात मानिए तो अभी भी लेट नहीं हुआ। हम लोग चलते ना अपने गंगानगर में। कितना सुकून था वहाँ, इतना अच्छा 3 BHK फ्लैट था हमारा। माँ बाबूजी तो बेचारे किसी बात की शिकायत नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूँ वो भी यहाँ आकर बहुत परेशान है। अपना घर, गांव, दोस्त, रिश्तेदार सब छोड़कर हमारे साथ आए थे, और बदले में हमने क्या दिया उन्हें? ये छोटा सा चौल जहाँ पर टॉयलेट जाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। रोशनी और साहिल मुंबई छोड़कर वापस अपने गंगानगर में आ गए थे। देखो साहिल, मैं तुम्हें जॉब वापस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारी सैलरी पहले की तरह नहीं होगी, बल्कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि तुमको फ्रेशर की तरह ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहिल जी, मकान तो मैं आपको किराए पर दे दूंगा, लेकिन किराया 20 नहीं 25% बढ़ा कर देना होगा। आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो आप तो मुंबई में ही रह रहे हो। मुंबई का नाम सुनकर साहिल और रोशनी की आंखों के सामने पिछले दिनों की तस्वीर घूम जाती है, और वे ज़्यादा किराया और कम तनख्वाह में भी अपने प्यारे गंगानगर में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं।